वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 9 दिसंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल थारू ट्राइब्स के बारे में है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो एथनिक थारू ट्राइब ग्रुप है उनके रीजन में टूरिज्म को प्रमोट करने के उद्देश्य से एक स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें जो टूरिस्ट हैं इंडिया के भी और बाहर के भी वो थारू ट्राइबल हैबिटेट में जा सकते हैं। वहाँ पर ग्रास और मड से बने हुए जो हट्स हैं ट्रेडिशनल टाइप के, वहाँ पे रह सकते हैं। उनकी लाइफस्टाइल को ओवरसी कर सकते हैं, देख सकते हैं वो कैसे रह रहे हैं। अब इससे जो थारू ट्राइब के लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, क्योंकि जो हट्स वगैरह हैं उसके लिए वो उन टूरिस्ट से डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं। उन्हें जो उनका एथनिक फूड है वो भी सर्व कर सकते हैं, जिसके लिए जो टूरिस्ट हैं वो उनको पेमेंट कर देंगे। तो एक बढ़िया सा प्लान तैयार किया गया है। थारू का मतलब क्या होता है? देखिए, जो थारू वर्ड है ऐसा माना जाता है कि ये स्थविर वर्ड से निकला है। स्थविर का मतलब होता है थेरवाद बुद्धिज्म के फॉलोअर। तो कुल मिला के आप इनका ओरिजिन कहीं ना कहीं थेरवाद से लिंक कर सकते हैं या बुद्धिज्म से लिंक कर सकते हैं। जो थारू कम्युनिटी है वो तराई का जो लो लैंड वाला एरिया है शिवालिक रेंजेस के आसपास का, वहाँ पे लार्जली रहते हैं। देखिए, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। ज़्यादातर लोग जंगलों में रहते हैं, कुछ एक एग्रीकल्चर को भी प्रैक्टिस किया करते हैं। इनकी भाषा देखिए थारू का ही एक डायलेक्ट है, एक बोली है, जो कि इंडो आर्यन सब ग्रुप ऑफ लैंग्वेज में आता है। हिंदी, उर्दू या अवधी का एक वेरिएंट आप बोल सकते हो। ये भगवान शिव को महादेव के रूप में पूजते हैं और सुप्रीम गॉड नारायण को मानते हैं। नारायण जो हैं वो भगवान विष्णु के ही एक स्वरूप माने जाते हैं, जिनके बारे में मान्यता है थारू ट्राइब के लोगों की कि वही सनसाइन, रेन और हार्वेस्ट वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। महिलाओं के अधिकार थारू कम्युनिटी में ज़्यादा स्ट्रांग हैं। वहाँ पर उन्हें बहुत ही स्ट्रांग प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं, जो कि प्रॉपर्टी राइट्स हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडियन जो हिंदू कस्टम है उसमें महिलाओं को नहीं दिए जाते हैं। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो हवाना सिंड्रोम के बारे में है। हवाना देखिए क्यूबा की कैपिटल है, उसी के नाम पर इस सिंड्रोम का नाम रखा गया है। वहाँ पर देखिए कॉन्टेक्स्ट ये है पूरा कि कुछ समय पहले लगभग 2016 के आसपास यूएसए के जो डिप्लोमेट्स थे या एम्प्लॉयज़ थे वो वहाँ पर कई तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। मतलब इलनेस, some kind of hearing illness or other kind of nausea, headache, fatigue, dizziness, sleep problem, सुनने की क्षमता में कमी, थकान, ये सब चीज़ें वो फेस कर रहे थे। इसका रीज़न समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी हाल ही में नेशनल एकेडमीज ऑफ साइंसेस ने ये कहा कि शायद उनके ऊपर माइक्रोवेव रेडिएशन का प्रयोग किया गया है, इस वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम हुई। ये जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी उस समय उसे हवाना सिंड्रोम नाम दे दिया गया था। तो अभी रीज़न के तौर पे ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर माइक्रोवेव रेडिएशन का इस्तेमाल किया गया था, इस वजह से वो इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वहाँ पर। ठीक है, अब ये देखिए जो समस्या थी उसमें कई तरीके की प्रॉब्लम्स आई वहाँ के पर्सनल्स को। जैसे जो इनर ईयर का पार्ट है वो थोड़ा बहुत उसकी प्रोसेसिंग स्लो हुई या वो अफेक्ट हुआ। जो कॉग्निटिव प्रॉब्लम है वो भी आई। जब ऐसे माइक्रोवेव्स का या वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है तो हमारी जो याद रखने की क्षमता है या जो मेंटल एबिलिटी है वो भी इरोड होती है। नींद ना आना, सिर दर्द होना, ये सब प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। वैसे तो कुछ एम्प्लॉयज़ के जो सिम्टम्स थे वो जल्दी रिजॉल्व हो गए, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जिनके सिम्टम्स काफ़ी लंबे समय तक बने रहे और उनकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है लाइफ की वो भी अफेक्ट हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर बात जब हम कह रहे हैं कि माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया गया उनके ऊपर, इसका क्या मतलब है? देखिए, माइक्रोवेव का इस्तेमाल कई बार वेपन के तौर पे किया जाता है। मतलब एक वेपन माइक्रोवेव्स को रिलीज करेगा जो सामने वाले की क्षमताओं में कमी कर देगा या उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। माइक्रोवेव देखिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन होता है, जिसमें एनर्जी को फोकस करके सोनिक लेजर या माइक्रोवेव के फॉर्म में किसी व्यक्ति को टारगेट करके उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है वेव्स को। जो लोग ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं इस प्रकार के माइक्रोवेव वेपन के, उनके कान में क्लिकिंग या बजिंग का साउंड आता है, बट ऐसा लगता है जैसे ये साउंड हमारे सिर के अंदर से ही आ रहा हो। इसके काफ़ी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं। फिजिकल डैमेज नहीं दिखेगा बट इंटरनली लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है समटाइम्स। देखिए, माइक्रोवेव्स कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि एक ऐसा कुछ मैकेनिज्म हो सकता है जिसमें वेव्स को पॉइंट आउट किया जाता है, पॉइंट कर दिया जाता है किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर। ये स्किन के 1/64 जो इंच का पार्ट है वहाँ पर पेनिट्रेट कर जाता है और जलन जैसी महसूस होने लगती है। महज 2 सेकंड में टेम्परेचर स्किन का 130 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति सामने खड़ा है तो वो मजबूर हो जाएगा कि वहाँ से हट जाए। ठीक है, अब इसका वेपन के तौर पे इस्तेमाल कौन कौन सी कंट्रीज़ कर रही हैं? देखिए, चाइना ने अभी
डिस्प्ले किया था एक माइक्रोवेव वेपन को, जिसको उन्होंने नाम दिया था पॉली WB-1। 2014 में उन्होंने इसे पोर्ट्रे किया था लोगों के सामने। यूएसए ने भी ऐसा ही कुछ एक मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसे उन्होंने एक्टिव डिनायल सिस्टम नाम दिया है, जिसका इस्तेमाल, उनका प्लान ऐसा है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा होगा तो भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए वो कर सकते हैं। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो इको डक्ट और इको ब्रिज के बारे में है। देखिए, हाल ही में रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन, तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा उत्तराखंड में, उन्होंने एक इको ब्रिज बनाया और ये उनका फर्स्ट इको ब्रिज है जो कि रेप्टाइल्स और छोटे मैमल्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब इनको बनाने की आवश्यकता, देखिए यहाँ इमेज में देखिए, ये बीच से जंगल के बीचों बीच एक सड़क जा रही है। अब इसमें एक बैरियर का काम करती है ये सड़कें, मतलब जो जीव इस तरफ हैं वो इसी तरफ रह जाएंगे, इस पार नहीं जा पाएंगे, या अगर जाने का प्रयास करेंगे तो समटाइम्स एक्सीडेंट्स की संभावना बनी रहती है। इससे लॉस होता है ह्यूमन लाइफ को भी और जानवरों को भी नुकसान होता है। कई बार जो जानवर इसे बैरियर मानकर इस पार से इस पार नहीं जाएंगे, अगर उनका हैबिटेट इस तरफ कमज़ोर हो गया तो उनके लोकलाइज्ड वे में एक्सटिंक्ट होने का खतरा भी बना रहता है। तो यूजुअली इन ब्रिजेस का इस्तेमाल, कई बार इनके ऊपर पेड़ वगैरह भी प्लांट कर दिए जाते हैं, घासें वगैरह लगा दी जाती हैं, ताकि लुक इसका बिल्कुल नॉर्मल आ जाए, जानवरों को ऐसा ना लगे कि ये कोई पुल है या कोई नई चीज़ है, उन्हें लगे कि ये नॉर्मल पाथवे है। ब्रिजेस देखिए 3 तरीके के बनाए जाते हैं। कैनोपी ब्रिजेस होते हैं जो मंकी, स्क्वेरल्स, ऐसे जीव जो पेड़ों पर रहते हैं उनके इस्तेमाल में आते हैं बैरियर्स को क्रॉस करने के लिए। कंक्रीट अंडरपास होते हैं या ओवरपास होते हैं, पुल होते हैं, या फिर कुछ टनल्स होती हैं, छोटी छोटी पुलिया होती है, जिसे आप कल्वर्ट्स बोल सकते हैं, उसमें एम्फीबियंस वगैरह क्रॉस करते हैं। सिग्निफिकेंस ये होती है कि कनेक्शन बिल्ड करके रखते हैं, हम जंगलों को बांट देते हैं किसी हाईवे या फिर अदर बैरियर के माध्यम से, तो ये पुल उन्हें जोड़ के रखते हैं, उन्हें बंटने नहीं देते। ठीक है, जो हमारा अगला आर्टिकल है वो आकाश मिसाइल के बारे में है। अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने आकाश मिसाइल का जो अपग्रेडेड वर्जन है उसे सूर्यकला टेस्ट फायरिंग रेंज आंध्र प्रदेश से टेस्ट फायर किया। वैसे देखिए, ये आकाश मिसाइल जो है वो 2009 से ही इस्तेमाल में है, लेकिन इसके वर्जन को अपग्रेड करने का काम 2016 में स्टार्ट किया गया था, अभी उसे टेस्ट फायर किया गया है कॉम्बैट गाइडेड वेपन फायरिंग 2020 एक्सरसाइज जो चल रही थी उसी के दौरान। अब ये है क्या, ये एक मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब जमीन पर से आप हवा में इससे मार सकते हैं। इसे डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग की गई है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। ये इंडिजीनियसली मेड है और इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों ही इसका इस्तेमाल अभी तक करते रहे हैं। रेंज देखिए इसकी, एरियल थ्रेट को ये 25 किलोमीटर की रेंज में 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार सकते हैं। इनकी जो स्पीड है वो 1.8 मैक से लेकर 2.5 मैक के आसपास तक रहती है। मैक जो है वो साउंड की स्पीड के एक्विवेलेंट होता है। तो चलिए, ये तो आपने आकाश मिसाइल के बारे में समझ लिया। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 के बारे में है। इंडिया को अच्छी खासी रैंक मिली है, यद्यपि पिछले साल की तुलना में एक कम है, बट फिर भी अच्छी रैंक है, जो कि यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के साथ साथ है लेटेस्ट एडिशन में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के। इसे पब्लिश किया जाता है एक इन्वायरमेंट थिंक टैंक के द्वारा, नाम है जर्मन वॉच। 2005 से ही इसे पब्लिश किया जा रहा है। ये इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं कंट्रीज को ट्रैक करने के लिए कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रीज कैसे परफॉर्म कर रही हैं। यहाँ पर देखिए 57 कंट्रीज के साथ साथ यूरोपियन यूनियन को भी यहाँ पे ट्रैक किया जाता है, जो कि कुल मिलाकर 90% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्राइटेरिया इस्तेमाल किया जाता है इनके द्वारा। 4 क्राइटेरियाज हैं जिसमें कई सारे इंडिकेटर्स हैं, 14 इंडिकेटर्स हैं। ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कितना कर रही है कोई भी कंट्री, पूरा जो स्कोर होता है उसमें 40% वेटेज तो इसी का होता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन का। रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कितना हो रहा है 20% वेटेज के साथ, एनर्जी यूज कैसे हो रहा है 20%, और क्लाइमेट पॉलिसी किसी कंट्री की कैसी है उसे भी 20% का वेटेज दिया गया है। अभी क्लाइमेट पॉलिसी वाला पार्ट बड़ा अच्छा है, कौन सा देश किस प्रकार की पॉलिसीज बनाकर क्लाइमेट चेंज को टैकल करने का प्रयास कर रहा है ताकि वो पेरिस एग्रीमेंट के जो गोल्स हैं उसे अचीव कर सके, इसे भी ये इवैल्यूएशन में लेते हैं। दैट्स ग्रेट। फाइंडिंग्स क्या हैं, इंडिया को देखिए सेकंड टाइम टॉप 10 में रैंकिंग मिली। लास्ट टाइम इंडिया को 9th रैंक मिली थी और इस बार 10th रैंक दी गई है। स्कोर जो है वो आउट ऑफ 100 63.98 है। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में अगर आप इसे छोड़ दें तो बाकी सब में इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में इंडिया अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है। इंडेक्स में देखिए ये कहा गया है कि कोई भी कंट्री भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है कि 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। इसीलिए इस एग्रीमेंट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक किसी को भी नहीं दिया गया है। रैंक स्टार्ट ही 4th से होती है और इंडिया को 10th मिली है। जो 6 G20 की कंट्रीज़ हैं
वो काफ़ी कम परफॉर्मर रही हैं, लो परफॉर्मर रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स को 61st रैंक दी गई है, जो वर्स्ट परफॉर्मर है, सबसे खराब इन्होंने ही परफॉर्म किया है। इस ग्राफ में आप देखेंगे क्लैरिटी मिल जाएगी। 1 2 3 रैंक किसी को नहीं दी गई है। उसके बाद 4th स्वीडन को, देन यूके को, इंडिया को 10th मिली है। 2019 में इंडिया की रैंक 9 थी, 18 में 11, 14, 20, 25 और 31, मतलब इंडिया ने लगातार इसमें अपनी रैंक को इम्प्रूव किया है। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड के बारे में है। ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है। क्यों? क्योंकि इसे यूएन की एक एजेंसी ग्रांट कर रही है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये कॉन्टेक्स्ट है। उन्होंने अभी हाल ही में जो इन्वेस्ट इंडिया है इंडिया का, उसे यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड का विनर डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पर ये अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसे एक इंटरनेशनल बॉडी ग्रांट कर रही है। इसका उद्देश्य ये होता है कि ये देखा जाए कि दुनिया में कौन सी ऐसी बॉडी है जो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने को लेकर। अब यहाँ पर जो अनेक्टेड है उसने 180 नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज को इवेल्युएट किया। हर देश में देखिए कुछ एजेंसीज होती हैं जो उस देश में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आए उसे प्रमोट करती हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें फैसिलिटेट करती हैं और उन्हें जो भी रिक्वायर्ड नीड्स होती हैं उनकी फुलफिल करती हैं। तो हर देश की अपनी एजेंसी होती है, तो वो हर देश की एजेंसीज को इवेल्युएट करते हैं, फिर उन्हें रैंक करते हैं या जो अच्छा परफॉर्म करता है उसे विनर डिक्लेयर करते हैं। तो इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है वो है इन्वेस्ट इंडिया, उसे इस बार ये प्राइज दिया गया है। देखिए इस बार का पैरामीटर ये था कि जो पेंडेमिक आया है उसे कौन सी इन्वेस्टमेंट एजेंसी कैसे हैंडल कर रही है इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने को लेकर। इसके पहले तक जो अवार्ड्स थे वो जर्मनी, साउथ कोरिया या सिंगापुर जैसे देशों के जो इन्वेस्टमेंट एजेंसीज थे वो अवेल करते थे, बट इस बार इंडिया ने ये रैंक अवेल की है या ये अवार्ड अवेल किया है। इन्वेस्ट इंडिया 2009 में इसे सेटअप किया गया था नॉन प्रॉफिट वेंचर के तौर पे। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड के तहत काम करते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है ये इंडिया की, मतलब इन्वेस्टमेंट इंडिया में अच्छी तरीके से आए और इन्वेस्टर्स के लिए ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी होते हैं, वो सबसे पहले इनके कॉन्टैक्ट में आते हैं। इनका एक इनिशिएटिव रहा बिजनेस इम्यूनिटी प्रोग्राम, जिसके तहत ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हेल्प कर रहे हैं, उन्हें रियल टाइम अपडेट दे रहे हैं कि इंडिया की कोविड-19 को लेकर पॉलिसी क्या है और उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं अनेक्टैड के बारे में, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, 1964 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। पर्पज़ यही है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करवाया जा सके ताकि वो अपने डेवलपमेंट्स को अच्छी तरीके से इंश्योर कर सकें। सेंट्रल एजेंसी है, दुनिया भर के जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज हैं ये उनको मॉनिटर करते हैं, कई सारी रिपोर्ट से जारी करते हैं। कुछ एक के नाम आपको याद रह जाए तो बेहतर है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट, ये इनकी रिपोर्ट्स हैं। कुछ और भी हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स अनेक्टेड की हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल लक्षद्वीप के बारे में है। लक्षद्वीप अभी पहला यूटी बन गया है इंडिया का जहां पर 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। आप इसे एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे ले सकते हैं। इसके पहले सिक्किम ने ये काम किया था, बट सिक्किम तो एक स्टेट है। तो यूटीज में लक्षद्वीप का नंबर पहला आ गया है। यहाँ पर 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, मतलब कोई भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड यूज नहीं होगा। इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अभी इस आइलैंड को कंप्लीट ऑर्गेनिक डिक्लेयर कर दिया है। लक्षद्वीप स्मॉलेस्ट यूटी है। ये एक आर्किपेलागो है जहाँ पर 36 आइलैंड्स आपको मिलेंगे। 32 स्क्वायर किलोमीटर का इनका पूरा एरिया है। इसकी कैपिटल कावारत्ती है जो कि वहाँ का प्रिंसिपल टाउन भी है। लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं। ये पूरा लक्षद्वीप का एरिया है। ठीक है, अभी कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। थारू ट्राइबल्स शेड्यूल्ड ट्राइब हैं केवल उत्तर प्रदेश में। लक्षद्वीप फर्स्ट यूटी है 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। आकाश मिसाइल मीडियम रेंज मोबाइल एयर टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 इन्वायरमेंट थिंक टैंक जर्मन वॉच रिलीज करता है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।